नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप त्रिपाठी स्वागत करता हूं स्टडी पॉइंट 7 यूट्यूब चैनल पर। देखिए, आज हम गुप्त एवं गुप्तोत्तर काल से संबंधित लगभग 132 क्वेश्चन के ऊपर डिस्कशन करेंगे और इस वीडियो में आपको 66 भी देखने को मिलेगा और इसका जो सेकंड पार्ट होगा उसमें 66 क्वेश्चन हम अलग से कवर करेंगे। ठीक है ना? तो अगर आप जो प्रीवियस वीडियोस हैं उसको आप नहीं देखे हैं तो सभी वीडियोस का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और प्लेलिस्ट भी बना रखी है, वहां से भी आप उसको देख सकते हैं, रिफर कर सकते हैं। ठीक है, चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना वीडियो। तो पहला क्वेश्चन, गुप्त वंश ने किस अवधि में शासन किया? 319 से 500 ईस्वी में, या फिर 319 से 324 ईस्वी में, या 325 से 375 ईस्वी में, या 566 से 597 ईस्वी में, है ना? तो इसके कुछ फैक्ट्स हैं, उसको देख लेते हैं तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना आसान हो जाएगा। तो गुप्त वंश का टोटल जो शासन काल था वो 275 है ना, 275 से लेकर के 550 ईस्वी तक था। ठीक है ना, 550 ईस्वी तक था। ठीक, अब इस गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी? तो गुप्त वंश की स्थापना की थी महाराजा श्री गुप्त ने की थी, है ना? श्री गुप्त ने इस वंश की स्थापना की थी। ठीक, अगर ये पूछा जाता कि गुप्त वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक कौन था तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा चंद्रगुप्त प्रथम थे। ठीक है ना, चंद्रगुप्त प्रथम थे। अब चंद्रगुप्त प्रथम का जो शासन काल कितना था? ये 319 से लेकर के 335 ईस्वी तक, है ना, इनका शासन काल था। और अपनी महत्ता को सूचित करने के लिए इन्होंने क्या किया था? महाराजाधिराज, है ना, महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी, है ना? इन्होंने इसकी उपाधि धारण की थी महाराजाधिराज की। ठीक है ना, तो इसके अकॉर्डिंग अगर देखेंगे तो हमारा 319 से 500 ईस्वी हो जाएगा और इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित शासकों में से किस एक ने 4 अश्वमेधों का संपादन किया? है ना, पुष्यमित्र शुंग ने किया, या प्रवरसेन प्रथम ने किया, या समुद्रगुप्त ने किया, चंद्रगुप्त द्वितीय ने किया? तो इसमें देखें तो क्या होगा? प्रवरसेन प्रथम इसका आंसर होगा और बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब ये प्रवरसेन प्रथम कहाँ के शासक थे? तो ये थे वाकाटक के, है ना, ये वाकाटक के शासक थे। ठीक, और इन्होंने क्या किया कि बहुत ही वैदिक यज्ञ किए थे और इन्हीं के वंश का जो शासक था एक थे प्रवरसेन द्वितीय, है ना, वो सेकंड थे, प्रवरसेन द्वितीय थे। उनका जो रुचि था वो किसमें था? वो साहित्य में था, है ना, उनकी जो रुचि थी वो साहित्य में थी। और उन्होंने क्या किया था? प्रवरसेन द्वितीय ने क्या किया था? सेतुबंध नामक, है ना, सेतुबंध नामक जो है ग्रंथ की रचना की थी। ठीक है, तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर भी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आसान भी है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य को, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य को, या फिर अशोक महान को, या फिर समुद्रगुप्त को? तो इसमें देखेंगे तो भारत का जो नेपोलियन है समुद्रगुप्त को बोला गया है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, इतिहासकार एक थे, उनका नाम था विंसेंट स्मिथ। उनकी एक रचना थी अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, है ना, उसमें जो है समुद्रगुप्त की वीरता एवं विजयों पर मुग्ध होकर के उन्होंने भारतीय नेपोलियन की जो है समुद्रगुप्त को संज्ञा दी थी। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर वैसे मिल चुका है। प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे बोला गया है? समुद्रगुप्त को बोला गया है, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा का एक अन्य नाम देवगुप्त था? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त, या उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो चंद्रगुप्त द्वितीय का जो है कई नामों से बुलाया जाता है, जिसमें से एक नाम है इनका देवगुप्त है। विक्रमादित्य भी बुलाया जाता है, ठीक है ना, देवराज भी बोला जाता है ना, देवराज भी बोला जाता है, और क्या बोला जाता है? देवश्री भी बोला जाता है ना।
तो देवश्री भी इनको बोला जाता है। तो इस प्रकार अगर कोई ऑप्शन आता है तो हमारा चंद्रगुप्त द्वितीय करेक्ट हो जाएगा। तो बी ऑप्शन इसका अभी करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी वो कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम थे, या समुद्रगुप्त थे, या चंद्रगुप्त द्वितीय थे, या फिर श्रीगुप्त थे? तो इसमें देखें तो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य थे, ये प्रथम गुप्त शासक थे कि जिन्होंने परम भागवत है ना की उपाधि धारण की थी। ठीक, तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा? हमारा सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब मेहरौली का जो लेख है उसके अनुसार क्या है कि इन्होंने विष्णुपद पर्वत पर है ना विष्णु ध्वज की स्थापना की थी। विष्णुपद पर्वत पर विष्णु ध्वज की स्थापना की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर हमें मिल चुका है। परम भागवत उपाधि धारण करने वाला है ना प्रथम गुप्त शासक कौन थे? चंद्रगुप्त द्वितीय थे। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख निम्नलिखित में से किस एक से संबंधित है? महापद्म नंद से संबंधित है, या चंद्रगुप्त मौर्य से, या अशोक से, या फिर समुद्रगुप्त से? तो इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख जो है ये समुद्रगुप्त से संबंधित है। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब इनका कार्यकाल कितना था? ये 335 से लेकर के 375 ईस्वी तक था। ठीक है ना, 335 से 375। तो समुद्रगुप्त के संधि विग्रहिक सचिव है ना कौन थे? हरिसेन है ना, संधि विग्रहिक सचिव थे हरिसेन। उन्होंने संस्कृत भाषा में वर्णन किया है और इसी को और क्या नाम दिया गया है? उसको बोला गया है प्रयाग प्रशस्ति है ना, प्रयाग प्रशस्ति। इसमें किस चीज का वर्णन है? इसमें वर्णन है कि जो विजय समुद्रगुप्त ने जो विजय हासिल की थी उसके बारे में उल्लेख देखने को मिलता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर मिल चुका है। इलाहाबाद का अशोक स्तंभ किसके शासन के बारे में सूचना देता है? तो समुद्रगुप्त के बारे में देता है। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अभी तुरंत इसके बारे में मैंने बताया। प्रयाग प्रशस्ति है ना किससे संबंधित है? तो ये समुद्रगुप्त से संबंधित है। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में कौशल के शासक का क्या नाम था? शिवगुप्त, सोमेश्वर देव, महेंद्र, महिपाल, या इनमें से कोई नहीं? तो प्रयाग प्रशस्ति का अगर 19वां और 20वां जो लाइन है ना उसमें देखा जाए तो हमें क्या पता चलता है कि जो दक्षिणापथ है ना, दक्षिणापथ के जो राजा थे है ना, जो दक्षिणापथ के 12 राजा थे तो उनके राज्य 12 राज्य और राजाओं का जो उल्लेख है ना, 12 राज्य और राजाओं का जो उल्लेख है वो हमें देखने को मिलता है ना प्रयाग प्रशस्ति के 19वें 20वें लाइन में। ठीक, अब वहां से ये पता चलता है कि समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति के टाइम पर कौशल के जो शासक थे वो महेंद्र थे है ना। तो इसके अकॉर्डिंग क्या है कि ये सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अब दक्षिणापथ के जो राज्य थे उसको समुद्रगुप्त ने क्या किया था? वो जीत लिया था। लेकिन बाद में क्या हुआ कि ग्रहण मोक्षानुग्रह नीति के तहत जो है उसको स्वतंत्र कर दिया गया था। ठीक है ना, कौन सा नीति? ग्रहण मोक्षानुग्रह है ना, उसके अंतर्गत इनको स्वतंत्र कर दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर निम्नलिखित में से किसका लेख मिलता है? जहांगीर का मिलता है, शाहजहां का मिलता है, औरंगजेब का मिलता है, या फिर दारा शिकोह का मिलता है? तो देखें तो क्या है कि जो प्रयाग प्रशस्ति है इतना तो एकदम क्लियर हो गया कि समुद्रगुप्त के विषय में है। और इसकी रचना किसने किया था? इसके जो रचनाकार थे वो संधि विग्रहक सचिव थे है ना समुद्रगुप्त के, हरिसेन जी, उन्होंने किया था, संस्कृत भाषा में किया था। अब क्या है कि प्रयाग प्रशस्ति के बारे में जो कनिंघम ने अपने कुछ मत दिए थे तो उसके अनुसार क्या है कि यह जो लेख है ना ये कौशाम्बी में उत्खनन से प्राप्त हुआ था है ना, बेसिकली वहीं से मिला था, मूलतः वहीं से देखने को मिला। अकबर ने क्या किया था कि अकबर ने कौशाम्बी से उसको शिफ्ट करा दिया था। कहाँ पे? इलाहाबाद है ना, इलाहाबाद शिफ्ट करा दिया था, किले में उसको स्थापित करवाया था। अब इस पर जो लेख देखने को मिलता है किसका? जहांगीर का मिलता है। ठीक है ना,
तो इसके अकॉर्डिंग क्या है कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और इस पे क्या मिलता है, रानी का अभिलेख मिलता है ना, रानी का अभिलेख देखने को मिलता है। और अशोक द्वारा कौशाम्बी के महामात्रों को, है ना, किसका क्या कि अशोक द्वारा कौशाम्बी के महामात्रों को संघ भेद रोकने के लिए जो निर्देश दिए गए थे वो भी इस पर क्या है, उत्कीर्णित है ना। तो 3 पॉइंट है कि जो प्रयाग प्रशस्ति पर हमें देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्व्या प्रथम वीर उपाधि थी किसकी, समुद्रगुप्त की, राजेंद्र प्रथम की, या अमोघ वर्ष की, या गौतमीपुत्र सातकर्णी की, है ना। तो इसमें क्या है कि एक इतिहासकार थे, उनका नाम था तेजराम शर्मा। उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, जो पुस्तक का टाइटल था अ पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ द इंपीरियल गुप्ताज, है ना। पुस्तक कौन सी लिखी, अ पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ द इंपीरियल गुप्ताज। अब इसमें उन्होंने उल्लेख किया है कि समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ किया था और फिर बाद में उन्होंने पृथिव्यामा प्रतिरथ, है ना, उपाधि धारण की थी। ठीक है ना। अब इसका मतलब क्या, पृथिव्यामा प्रतिरथ का मतलब क्या है कि ऐसा व्यक्ति जिसका पृथ्वी पर कोई प्रतिद्वंदी ना हो, है ना, ऐसा व्यक्ति जिसका पृथ्वी पर कोई प्रतिद्वंदी ना हो। ठीक है ना, या फिर इसको और क्या बोला जाता है, पृथ्वी का प्रथम वीर बोला जाता है ना। तो इसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो क्या होगा कि हमारा आंसर इसका समुद्रगुप्त करेक्ट हो जाएगा और ए ऑप्शन इसका, है ना, मान्य होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। हरिसेन समुद्रगुप्त के दरबार का प्रसिद्ध कवि था, उसे देवी चंद्रगुप्तम महाकाव्य की रचना की, वह प्रयाग प्रशस्ति का भी रचयिता था, है ना। तो इसमें सही उत्तर क्या होगा वो हमें चुनना है। तो हरिसेन या फिर हरिसेन, है ना, ये समुद्रगुप्त के दरबार के प्रसिद्ध कवि हुआ करते थे, ये बिल्कुल सही है ना। अब देवी चंद्रगुप्तम जो ये महाकाव्य है, इसकी रचना करने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम था क्या, विशाख दत्त। ठीक है ना, तो विशाख दत्त थे, हरिसेन ने इसकी रचना नहीं की थी। लेकिन प्रयाग प्रशस्ति जो है ये हरिसेन की रचना है। ठीक है ना, तो इस प्रकार देखेंगे तो दूसरा हमारा गलत होगा, पहला तीसरा सही होगा। तो पहला तीसरा हमारा डी ऑप्शन में है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे इस क्वेश्चन में सूची एक दी हुई है, जो दक्षिण भारत में जो है समुद्रगुप्त के समकालीन जो नरेश थे उनके नाम दिए हुए हैं, और दूसरा सूची दिया है उनके जो राज्य थे, हमें इसको मैच कराना है। ठीक है ना, तो देखेंगे क्या है कि जो धनंजय हैं इनका जो मैच होगा वो उस्तलपुर से होगा, तो ये तीसरे से मैच कर जाएगा। फिर नीलराज का जो है फर्स्ट से मैच होगा अवमुक्त से। ठीक है ना, और उग्रसेन का जो मैच होगा वो चौथे से मैच होगा पालक्का से, है ना। और विष्णु गोपा का जो मैच होगा वो किससे मैच हो जाएगा, वो कंची से हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा कौन सा कूट इसमें से सही हो जाएगा, तो सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली की कुवत्तुल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में उन्नत प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में है, अशोक या चंद्र या हर्ष या फिर अनंगपाल, है ना। तो दिल्ली में एक लोकेशन है जिसका नाम क्या है, मेहरौली, है ना, मेहरौली। और मेहरौली से ही एक हमें लेख प्राप्त हुआ है जिसका क्या नाम है, मेहरौली लौह स्तंभ लेख। ठीक है ना, जो वर्तमान में कुतुब मीनार के पास है। अब इसमें क्या है कि चंद्र नामक, है ना, चंद्र नामक एक राजा है, उनकी उपलब्धियों का वर्णन इसमें देखने को मिलता है। ठीक है ना, और ऐसा बताया जाता है कि इनका जो संबंध था वो गुप्त वंशीय शासक चंद्रगुप्त द्वितीय से किया जाता है। अब एक मान्यता के अनुसार क्या है कि लगभग 410 ईस्वी पूर्व, है ना, 410 ईस्वी पूर्व ये जो लौह स्तंभ है ना, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय में जो मेहरौली लौह स्तंभ था वो उदयगिर पहाड़ियों के पास विष्णुगिरी में स्थित हुआ करता था। ठीक है, अब चंद्रगुप्त द्वितीय क्या थे, ये विष्णु जी के उपासक थे। तो विष्णु जी के सम्मान में इन्होंने जो इस लौह स्तंभ का जो है निर्माण करवाया था। और इस स्तंभ को अगर ध्यान से देखें तो इसके शीर्ष भाग पर भगवान विष्णु का जो वाहन गरुड़ है ना, उसका चित्र अंकित है। ठीक है ना,
तो इस प्रकार अगर देखेंगे तो हमारा आंसर क्या ठीक हो जाएगा, चंद्र होगा और बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा राजवंश हूणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ? मौर्य, कुषाण, गुप्त या फिर शुंग? है ना, तो देखें क्या है कि हूणों का जो भारतीय पर देखें आक्रमण, जो पहला आक्रमण था वो गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुआ था। ठीक है ना, तो इसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो क्या होगा, ये हमारा आंसर सी हो जाएगा, है ना, गुप्त सही हो जाएगा। अब हुआ क्या था कि जो ये हूणों का जब आक्रमण हुआ तो स्कंदगुप्त के हाथों से तो बहुत बुरी तरह पराजित हो गए थे, और अगर देखें ना तो इसका कोई तत्कालिक प्रभाव भी नहीं पड़ा था, लेकिन इनके आक्रमण करने से, है ना, इनके आक्रमण करने से जो गुप्त साम्राज्य का जो पतन था, है ना, उसमें थोड़ी तीव्रता आ गई थी, वो तेज हो गया था। और बाद में क्या हुआ कि जब स्कंदगुप्त की मृत्यु हो गई तो 5वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व के अंत तक तथा 6ठी शताब्दी के शुरुआत में ही उत्तर पश्चिम के कई क्षेत्रों पर, है ना, भारत में उत्तर पश्चिम के कई क्षेत्रों पर हूणों ने कब्जा कर लिया था। ठीक है ना, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, गुप्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, है ना, प्रीवियस क्वेश्चन से इसका आंसर देखने को मिल जाएगा। हूणों ने भारत पर आक्रमण किया था किसके शासनकाल में? स्कंदगुप्त के शासनकाल में, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, है ना, फिर से वही क्वेश्चन है, किस गुप्त शासक ने हूणों पर विजय प्राप्त की? तो स्कंदगुप्त आंसर होगा, सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हूणों को पराजित करने वाला गुप्त शासक कौन था? तो आंसर हमें पता है, स्कंदगुप्त होगा, है ना, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस अभिलेख से ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने हूणों को पराजित किया था? भीतरी स्तंभलेख, इलाहाबाद स्तंभलेख, मंदसौर अभिलेख या फिर उदयगिरी अभिलेख? है ना, तो इसका जो हूणों को पराजित करने का जो अभिलेख प्राप्त होता है वो भीतरी स्तंभलेख है ना, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब ये कहाँ पे प्राप्त हुआ? तो उत्तर प्रदेश के जो गाजीपुर जगह है ना, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जगह में, जिले में सैदपुर तहसील में, है ना, भीतरी नामक एक स्थान है जहां पर भीतरी स्तंभलेख मिलता है। अब इसमें क्या क्या वर्णन हमें देखने को मिलता है? तो पुष्यमित्र और हूणों के साथ, है ना, स्कंदगुप्त का जो युद्ध हुआ था उसका वर्णन देखने को मिलता है। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गुप्त साम्राज्य के पतन के विभिन्न कारण थे, निम्नलिखित कथनों में कौन सा कारण नहीं था? है ना, हूण आक्रमण, प्रशासन का सामंतीय ढांचा, उत्तरवर्ती गुप्तों का बौद्ध धर्म स्वीकार करना या फिर अरब का आक्रमण? है ना, तो इसमें से देखेंगे तो जो कारण नहीं था वो ये था, अरब का जो आक्रमण था वो कारण नहीं था, तो डी ऑप्शन इसका क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, ये गुप्त के पतन होने के, यानी कि जो गुप्त वंश था, गुप्त साम्राज्य था, उसके पतन होने के बहुत बाद में, है ना, यानी कि पूर्व मध्यकाल में जो है अरब का आक्रमण हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, शक विजेता किससे जाना जाता है? चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर कुमारगुप्त? तो इसमें क्या हमारा आंसर हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो जो गुप्त सम्राट थे चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य, इनको जो है ना, शक विजेता भी कहा जाता है। अब क्या था कि उनके टाइम पे पश्चिम भारत में जो शक साम्राज्य के जो अंतिम शासक थे, उनका नाम क्या था, राजा रुद्र सिंह तृतीय, है ना, राजा रुद्र सिंह तृतीय को जो है चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने 5वीं सदी के प्रथम दशक में परास्त कर दिया था। ठीक है ना, और पश्चिम भारत में जो है जो शक सत्ता थी उसका उन्मूलन किया था। ठीक, शकों को हराने के कारण चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को एक और उपाधि दी गई थी, वो कौन सी उपाधि थी? उसका नाम था शकारी, है ना, शकारी की उपाधि इनको दी गई थी। अब इसके उपलक्ष्य में उन्होंने क्या किया था, चांदी के सिक्के भी चलवाए थे, है ना, चांदी के सिक्के भी चलवाए थे। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय हो जाएगा। शक विजेता भी बोला जाता है इनको, शकारी भी बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक था चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर कुमारगुप्त? तो इसमें से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, चंद्रगुप्त द्वितीय होगा,
इन्होंने रजत के सिक्के जारी करवाए थे, और जिसको क्या बोला जाता था, रूपक बोला जाता था, है ना। जो सिक्के इनने चलवाए थे उसको क्या बोला जाता था, रूपक बोला जाता था। तो या फिर जो है रुपयक, है ना, रुपयक बोला जाता था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे हमें ये सेलेक्ट करना कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ठीक है ना। तो कुमारगुप्त प्रथम मंदसौर अभिलेख, बिल्कुल सही है। पतिक तक्षशिला अभिलेख, ये भी बिल्कुल सही है। प्रभावती गुप्ता उदयगिरि गुहा अभिलेख, ये गड़बड़ है। और समुद्रगुप्त का एरण अभिलेख, ये बिल्कुल सही है ना। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, हमारा सी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। प्रभावती गुप्ता का अभिलेख, प्रभावती गुप्ता के बारे में उदयगिरि के गुहा अभिलेख में, है ना, वर्णन नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ईसा की तीसरी शताब्दी से जबकि हूण आक्रमण से रोमन साम्राज्य समाप्त हो गया, भारतीय व्यापारी अधिकाधिक निर्भर हो गए किस चीज पर? अफ्रीकी व्यापार पर, पश्चिमी यूरोपीय व्यापार पर, दक्षिण पूर्व एशियाई व्यापार पर, या मध्य पूर्वी व्यापार पर, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दक्षिण पूर्व एशियाई व्यापार पर। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित में से किस एक पत्तन से संचालित होता था? ताम्रलिप्ति, भड़ौच, कल्याण, या फिर काम्बे, है ना। तो इसमें देखेंगे क्या है कि गुप्त काल में जो ताम्रलिप्ति था वो बंगाल का एक जो है मुख्य बंदरगाह हुआ करता था, जहां से उत्तर भारतीय व्यापार दक्षिण पूर्व एशिया, चीन, लंका, जावा, सुमात्रा आदि देशों के साथ होता था। और पश्चिम भारत का प्रमुख बंदरगाह भृगुकच्छ या फिर भड़ौच था, जहां से पश्चिमी देशों के साथ समुद्री व्यापार होता था। ठीक है ना। तो उत्तर भारतीय व्यापार से संबंधित अगर पत्तन देखेंगे तो हमारा ताम्र लिप्ति हो जाएगा। और भड़ौच किस चीज का हो जाएगा, जब पश्चिमी भारत है ना, पश्चिमी भारत के बारे में बोलेंगे तो भड़ौच आ जाएगा, या फिर इसको भृगुकच्छ भी बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन प्रीवियस जैसा ही है, बस क्वेश्चन के लैंग्वेज चेंज किया गया है, बाकी क्वेश्चन भी वही है, आंसर भी वही होगा। तो उत्तर भारतीय व्यापार के लिए बंदरगाह, है ना, तो ताम्रलिप्ति होगा। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, वही क्वेश्चन है, उत्तर भारतीय व्यापार, है ना, बंदरगाह, ताम्रलिप्ति। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे कथन दिए गए हैं, वो कथन हमें चेक करना है कौन सा सही है और कौन सा सही नहीं है। तो क्या है, प्राचीन भारत में देश की अर्थव्यवस्था में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली श्रेणी संगठन, है ना, श्रेणी संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है ना। तो वो हमें चेक करना है। तो पहला कथन है कि प्रत्येक श्रेणी राज्य की एक ऐसी केंद्रीय प्राधिकरण के साथ पंजीकृत होती थी और प्रशासनिक स्तर पर राजा उनका प्रमुख होता था। दूसरा पॉइंट इन्होंने बताया कि श्रेणी ही वेतन, काम करने के नियमों, मानकों और कीमतों को सुनिश्चित करती थी। तीसरा है कि श्रेणी का अपने सदस्यों पर, है ना, न्यायिक अधिकार होता था। तो इसमें से कौन सा हमारा ठीक होगा? तो इसमें देखेंगे तो जो दूसरा पॉइंट है ना, दूसरा यानी कि श्रेणी ही वेतन, काम करने के नियम, मानकों और कीमतों को सुनिश्चित करता था। और तीसरा पॉइंट कि श्रेणी का अपने सदस्यों पर न्यायिक अधिकार होता था। ठीक है ना। तो सेकंड और थर्ड पॉइंट हमारा करेक्ट होगा। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, हमारा सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुप्त काल में गुजरात, बंगाल और दक्कन एवं तमिल राष्ट्र में स्थित केंद्र किससे संबंधित थे? वस्त्र उत्पादन से थे, या बहुमूल्य मणि एवं रत्न से थे, या फिर हस्तशिल्प से थे, या फिर अफीम की खेती से संबंधित थे? तो इसका आंसर क्या होगा कि गुप्त काल में जो गुजरात, बंगाल, दक्कन और तमिल राष्ट्र हुआ करते थे, वहां पे जो केंद्र होते थे वो वस्त्र के उत्पादन से संबंधित थे। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विशाख दत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु है ना, क्या है वो, किस चीज के बारे में बताता है मुद्रा राक्षस?
प्राचीन हिंदू जनश्रुति के देवताओं और राक्षसों के बीच संघर्ष के बारे में है, या फिर एक आर्य राजकुमार और एक कबीली महिला के प्रेम कथा के बारे में है, या फिर दो आर्य कबीलों के बीच सत्ता के संघर्ष के बारे में है, या फिर चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार की दुरभिसंधियों के बारे में है ना। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार के दुरभिसंधियों के बारे में इसमें वर्णन देखने को मिलता है। अब क्या है कि जो डॉक्टर केपी जायसवाल है ना, डॉक्टर केपी जायसवाल है, इन्होंने विशाख दत्त को चंद्रगुप्त मौर्य का समकालीन बताया है, और उनका जो नाटक था मुद्रा राक्षस है ना, तो मुद्रा राक्षस से चंद्रगुप्त मौर्य के कृत्यों पर प्रकाश डाला गया है। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य के समय में है ना जो राज दरबार की दुराभिसंधियां हैं है ना, उसके बारे में वर्णन देखने को मिलता है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन गुप्त काल में अपनी आयुर्विज्ञान विषयक रचना के लिए जाना जाता है? सौमिल्य, शूद्रक, शौनक या फिर सुश्रुत, है ना। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले कुछ फैक्ट्स हैं, उसको देख लेते हैं, है ना। क्या है कि सुश्रुत को जो है शल्य क्रिया का जनक बोला जाता है। ठीक है, यह काशी के रहने वाले थे, और इनका जो काल था लगभग जो है ना, कितना माना जाता है, 600 ईस्वी पूर्व, है ना, 600 ईस्वी पूर्व माना जाता है। ठीक, और शौनक कौन थे? ये शौनक जो है ऋग्वेद कालीन ऋषि थे, है ना। शौनक कौन थे? ये ऋग्वैदिक कालीन जो है ऋषि हुआ करते थे। और शूद्रक जो है गुप्त कालीन नाटककार, है ना, या साहित्यकार हुआ करते थे। ठीक, और सौमिल्य क्या थे? वो गुप्त कालीन नाटककार थे, जिसे कालिदास ने भाषा और कविपुत्र के साथ याद किया है। ठीक है ना। इस प्रकार देखें तो क्या कि गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में उपर्युक्त में से किसी ने भी कार्य नहीं किया। ठीक है ना। लेकिन क्या है कि बिहार लोक सेवा आयोग ने जो है इसमें सौमिल्य का जो है करेक्ट आंसर माना है, ए को सही माना है। सुश्रुत को नहीं माना। क्यों नहीं माना है? उसका कारण है कि जो गुप्त काल का जो प्रारंभ है वो देखें तो कब से है, 275 है ना एडी से है, जिसकी शुरुआत किसने की थी? एडी से शुरुआत किसने की थी? श्री गुप्त ने की थी। ठीक है ना। जो सुश्रुत का जो मान्य काल है, सुश्रुत का जो मान्य काल कितना है? 600 बीसी से लेकर के 1500 बीसी, है ना, 1500 बीसी। ठीक है ना। ये जो सुश्रुत थे ये 1000 साल बाद आए थे, 1000 साल बाद इनका इतिहास है। ठीक है ना। तो इसीलिए क्या है कि सुश्रुत को जो है गुप्त काल के समकालीन मानना ठीक नहीं है। तो ऑप्शन हमारा, अब सौमिल्य क्या थे? सौमिल्य जी क्या थे? ये नाटककार थे, है ना। हालांकि इनका संबंध आयुर्विज्ञान से नहीं था, लेकिन फिर भी आंसर इसका जो है ये माना गया करेक्ट, जो कि मेरे हिसाब से ठीक नहीं है, इसको हटा ही देना चाहिए था क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, है ना। क्वेश्चन वही है, ऑप्शन भी वही है कि इनमें से कौन गुप्त काल में औषध के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाना जाता है ना। तो सुश्रुत है, न सौमिल्य है, न शूद्रक है, न शौनक है ना। अगर ऐसे देखेंगे तो सौमिल्य आंसर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर जो ई ऑप्शन आ जाने की वजह से क्या होगा, हम इस पर टिक करेंगे, है ना, उपर्युक्त में से कोई नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसका प्राचीन भारत के आयुर्वेद शास्त्र से संबंध नहीं है? धन्वंतरी, भास्कराचार्य, चरक या फिर सुश्रुत, है ना। तो संबंध नहीं है तो देखा जाएगा तो आंसर इसका भास्कराचार्य होगा, और बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। तो इसमें क्या है कि जो धन्वंतरी थे चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के 9 रत्नों में से एक थे, और ये जो है धन्वंतरी जी कहते हैं कि ये आयुर्वेद शास्त्र के प्रकांड पंडित थे। अच्छा, चरक और जो सुश्रुत हैं, जो चरक है और सुश्रुत है ना, इनके बारे में देखें तो क्या है कि चरक जो है ये कनिष्क जो राजा थे ना, उनके राजवैद्य हुआ करते थे। इन्होंने क्या लिखा था? चरक संहिता नाम की, है ना, रचना की थी। और जो भास्कराचार्य जी थे, भास्कराचार्य जी क्या थे? ये प्रख्यात खगोलज्ञ एवं गणितज्ञ थे। इन्होंने सिद्धांत शिरोमणि, है ना, सिद्धांत शिरोमणि तथा लीलावती, है ना, लीलावती नामक ग्रंथों की रचना की थी। और इस ग्रंथ में क्या है कि गणित और खगोल विज्ञान से संबंधित, है ना, विषय देखने को मिलते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
है ना। प्रीवियस क्वेश्चन में ही मैंने डिटेल कर दिया था। लीलावती के लेखक कौन है, तो कौन हो जाएगा इनके, भास्कराचार्य जी हो जाएंगे, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमें ये सेलेक्ट करना कि कौन सा कथन सही है। तो किससे संबंधित है ये, प्राचीन कालीन भारत में हुई वैज्ञानिक प्रगति के संदर्भ में हमें कथन देखना है और सेलेक्ट करना है कि कौन सा सही है। तो पहला है कि प्रथम शती ईस्वी में विभिन्न प्रकार के विशिष्ट शल्य औजारों का उपयोग आम था। दूसरा, तीसरी शती ईस्वी के आरंभ में मानव शरीर के आंतरिक भागों का प्रत्यारोपण शुरू हो चुका था। तीसरा, पांचवी शती ईस्वी में कोण के ज्या का सिद्धांत ज्ञात था। और सातवीं शती ईस्वी में चक्रीय चतुर्भुज का सिद्धांत ज्ञात था। तो हमें इसमें से कुछ सेलेक्ट करने हैं, है ना। तो कुछ फैक्ट्स हैं उसको हम लोग एक बार देख लेते हैं तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ये क्या है कि प्राचीन काल जो है वैज्ञानिक प्रगति के संदर्भ में हमेशा उल्लेखनीय रहा है, ठीक है ना। और इस काल में प्रथम शताब्दी ईस्वी तक शल्य क्रिया में काम आने वाले विभिन्न प्रकार के उपकरणों का उपयोग होता था, ठीक है ना। लेकिन क्या था कि उस काल में या उसके बाद अंग प्रत्यारोपण संभव नहीं हो पाया था, ठीक है ना। अंग प्रत्यारोपण इसका जो है संभव नहीं हो पाया था। तो जो इसमें दूसरा कथन है वो मेरा गलत हो जाएगा, ठीक है ना। पहला कथन सही है। ठीक, गुप्त काल में क्या था कि गणित के क्षेत्र में भी बहुत बड़ा काम हुआ था, है ना, बहुत उल्लेख हुआ था, बहुत प्रगति किए थे। तो पांचवी शती ईस्वी तक जो है भारत में त्रिकोणमिति में ज्या यानी कि साइन और कोज्या यानी कि कोसाइन तथा उत्क्रमज्या यानी कि इनवर्स साइन के सिद्धांत जो है प्राप्त हो चुके थे। अच्छा, सूर्य सिद्धांत और आर्यभट्टीय में इनका जो है उल्लेख देखने को मिलता है, ठीक है। 7वीं सदी में ब्रह्मगुप्त द्वारा चक्रीय चतुर्भुज के सिद्धांत का भी वर्णन देखने को मिलता है। तो पहला, तीसरा और चौथा, ये जो तीन हमारे कथन है ये बिल्कुल सही है, और जो दूसरा कथन है ये हमारा खाली गलत है। तो फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ, तो सी ऑप्शन इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय यात्रा में फाहियान ने एक अस्पताल का उल्लेख किया है, वो कहां पर स्थित है। उज्जैन में, कौशाम्बी में, ताम्रलिप्ति में या फिर पाटलिपुत्र में, है ना। तो जो फाहियान आए थे किसके टाइम में आए थे, ये गुप्त काल में आए थे भारत में, है ना। और इन्होंने जो है अस्पताल का जो उल्लेख किया है वो पाटलिपुत्र में किया है ना। तो डी ऑप्शन इसका क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रगुप्त के 9 रत्नों में से निम्न में से कौन फलित ज्योतिष से संबंधित था। फलित ज्योतिष का मतलब क्या है, एस्ट्रोलॉजी, है ना। फलित ज्योतिष से संबंधित था। वररुचि, शंकु, छप्पड़क या फिर अमर सिंह, है ना। तो इनके जो नवरत्न में से एक थे छप्पड़क, ये जो है एस्ट्रोलॉजर थे। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब इन्हीं के जो है चंद्रगुप्त के दरबार में या फिर नवरत्नों में, है ना, एक लोग थे जिनका नाम था कालिदास, है ना। ये क्या थे कि सर्वोत्कृष्ट जो है महाकवि थे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, है ना। आसान क्वेश्चन है। कालिदास किसके शासन काल में थे, तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में थे। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासन काल में थे। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी के अपने धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है। आर्यभट्ट जी ने बताया था, भास्कर ने बताया, ब्रह्मगुप्त ने बताया, या फिर वराह मिहिर ने बताया, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं, या उपर्युक्त में से एक से अधिक, है ना। तो ये जो पृथ्वी के अपने एक्सिस पे या अपने धुरी पर घूमने के कारण जो दिन और रात होता है, ये आर्यभट्ट जी ने पहली बार बताया था। तो इसका क्या होगा, ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। अब ये आर्यभट्ट जी की एक कृति थी जिसका नाम क्या था, आर्यभट्टीय, है ना। उसमें इन्होंने जो है विविध गणित के जो है जो विविध नियम थे उसका प्रतिपादन किया था, और उन्होंने वहीं पर ये परिभाषित किया है, ये बताया है कि सूर्योदय और सूर्यास्त होने का जो कारण है वो पृथ्वी के अपने एक्सिस पर या धुरी पर घूमने के कारण है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अधोलिखित में कौन गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा है ना। कौड़ी, दिनार, निस्क या फिर पर्ण, है ना। तो गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा जो थी उसको क्या बोला जाता था, दिनार बोला जाता था। तो इसका बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, है ना।
और चीनी जो यात्री आए थे ना गुप्त काल में, जिनका नाम क्या था, फाहियान था, उन्होंने क्या बताया कि लोग अपने डेली यानी कि दैनिक क्रय विक्रय के लिए क्या था, कौड़ी का प्रयोग किया करते थे, है ना। तो दिन में जो क्रय विक्रय होता था उसके लिए कौड़ी प्रयोग किया जाता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, है ना। गुप्त स्वर्ण मुद्रा क्या बोला जाता था, दिनार बोला जाता था, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी प्रीवियस कुछ क्वेश्चन को अगर रिकॉल करें तो उसमें इसका आंसर मैंने पहले बता दिया है। तो गुप्त कालीन रजत मुद्राओं को क्या नाम दिया गया था, रूपक दिया गया था या तो फिर उसको रूपक बोला जाता, तो सी ऑप्शन इसका क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए, चंद्रगुप्त प्रथम, घटोत्कच, समुद्रगुप्त या फिर श्रीगुप्त। तो इसमें से हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, चंद्रगुप्त प्रथम, ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। बाकी के जो गुप्त शासक थे, इनसे पहले के जो शासक थे जैसे श्रीगुप्त हो गए, है ना, घटोत्कच हो गए, है ना, इनका कोई ऐसा सिक्का चलाने का प्रमाण प्राप्त नहीं हुआ है। हालांकि समुद्रगुप्त ने चलाया है, लेकिन ये इनके बाद काफी, है ना, समय के बाद इनका जो है काल देखने को मिलता है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, चंद्रगुप्त प्रथम हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुप्त काल में लिखित संस्कृत नाटकों में स्त्री और शूद्र कौन सी भाषा बोलते थे, संस्कृत, प्राकृत, पाली, सौरसेनी। तो स्त्री और शूद्र जो भाषा बोलते थे, प्राकृत भाषा बोलते थे, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और जबकि उसी काल में जो उच्च वर्ण के लोग होते थे, है ना, उच्च वर्ण के लोग होते थे, वो कौन सी लैंग्वेज सेलेक्ट करते थे, वो संस्कृत बोलते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ है, एरण से प्राप्त हुआ है, जूनागढ़ से मिला है, या फिर मंदसौर से मिला है, या फिर सांची से मिला है। तो ये याद रखिए कि सती प्रथा का जो प्रथम अभिलेख है वो एरण से मिला है। ठीक है ना, यहाँ से प्राप्त हुआ है। और यह जो अभिलेख है ये 510, है ना, ईस्वी, है ना, 510 ईस्वी का है, जिसमें गोपराज नामक सेनापति की, है ना, गोपराज सेनापति की स्त्री के सती होने का उल्लेख देखने को मिलता है ना। तो ए ऑप्शन हमारा इसका करेक्ट हो जाएगा, एरण से। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुप्त संवत की स्थापना किसने की, चंद्रगुप्त प्रथम, श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर घटोत्कच, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, चंद्रगुप्त प्रथम, है ना। गुप्त संवत की जो स्थापना की वो चंद्रगुप्त प्रथम ने की, और कब की, ये 319 ईस्वी में की। ठीक है ना, 319 ईस्वी में प्रारंभ किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमें सूची मैच कराना है। सूची 1 में सम्राट के नाम दिए हुए हैं और सूची 2 में जो है दिया हुआ है विरुद्ध, है ना। तो अशोक को देखें तो इनको बुलाया जाता है प्रियदर्शनी के नाम से जाना जाता है। समुद्रगुप्त को जो है परक्रमांक के नाम से जाना जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है, और स्कंदगुप्त को क्रमादित्य के नाम से जाना जाता है। तो इसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी, गुप्त काल, प्रतिहार युग, राष्ट्रकूट या फिर सातवाहन युग, है ना। तो नगरों का क्रमिक पतन जो है ये गुप्त काल, है ना, गुप्त काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। तो ए ऑप्शन इसका क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था, है ना। किस शासक वंश ने, गुप्त वंश ने, पाल वंश ने, राष्ट्रकूट ने या फिर प्रतिहार ने, है ना। तो इसमें जो है गुप्त वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन भारत में किस वंश का शासनकाल स्वर्ण युग कहा जाता है ना। तो गुप्त को बोला जाता है, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। तो स्वर्ण युग, है ना, गुप्त वंश को बोला जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, सेम क्वेश्चन आ गया, स्वर्ण युग, तो ये गुप्त हो जाएगा, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी, है ना।
स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी? गुप्त काल में, मौर्य काल में, या चोलों में, या इनमें से कोई नहीं? तो इसमें से देखेंगे तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, है ना। क्यों होगा? क्योंकि जो समानता का जो अगर देखने को मिले तो कहाँ पे देखने मिलता है? ऋग्वैदिक काल को छोड़ करके, है ना, प्राचीन भारतीय इतिहास में स्त्रियों की स्थिति कभी भी अच्छी नहीं रही, है ना। गुप्त, मौर्य और चोल में भी स्त्रियों की स्थिति से संबंधित कुछ सीमित प्रसंगों को छोड़कर इनका, है ना, उनकी दयनीय स्थिति का ही साक्ष्य देखने को मिलता है। ठीक, तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा? हमारा डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी? उपज का चौथा भाग, उपज का छठवां भाग, उपज का आठवां भाग, या फिर उपज का आधा भाग, है ना। तो क्या है इसमें कि गुप्त काल में जो लोग राजकीय भूमि पर कृषि करते थे, उन्हें अपनी उपज का एक भाग राजा को कर के रूप में देना पड़ता था, जो सामान्यतः छठवां भाग होता था। ठीक है ना, जो कि सामान्यतः छठवां भाग होता था। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा? हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब गुप्त अभिलेखों में भूमि कर को उद्रंग, है ना, उद्रंग बोला गया है। क्या बोला गया है? उद्रंग। और एक और नाम दिया गया है, उसको क्या बोलते हैं? भाग कर, है ना, भाग कर। ठीक है ना, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, सेम क्वेश्चन है। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या थी? तो 1/6 थी, तो सी ऑप्शन इसका क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिंदू विधि द्वारा मान्य कर कितना था? आधा भाग, छठा भाग, 1/3 भाग, या 1/4 भाग, है ना। तो आंसर पता है इसका, बी ऑप्शन होगा, छठवां भाग था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस प्रकार की भूमि को अप्रहत कहा जाता था? बिना जोती हुई जंगली भूमि को, सिंचित भूमि को, घने जंगल वाली भूमि को, जोती हुई भूमि को, या इनमें से कोई नहीं, या इनमें से एक से अधिक, है ना। तो इसमें अगर देखेंगे तो हमारा कौन सा आंसर सही हो जाएगा? तो बिना जोती हुई जंगली भूमि को अप्रहत कहा जाता था, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुप्त साम्राज्य द्वारा निम्न में से किन्हें कर रहित कृषि भूमि प्रदान की जाती थी? सैन्य अधिकारियों को, सिविल अधिकारियों को, ब्राह्मणों को, या फिर दरबारी विद्वानों को, है ना। तो कर रहित कृषि भूमि जो है प्रदान की जाती थी ब्राह्मणों को, तो इसका सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन भारत में सिंचाई कर को कहते थे, क्या कहते थे? विदक भागम, या फिर हिरण्य, या फिर उदरंग, या फिर उपरनिका, है ना। तो इसमें क्या होगा? हमारा सिंचाई कर को विदक भागम बोला जाता था, तो ए ऑप्शन हमारा क्या होगा? इसमें करेक्ट हो जाएगा। विदक भागम बोल सकते थे, या तो फिर जो है उदक भाग बोलते थे, है ना, उदक भाग। ठीक है, अब हिरण्य क्या है? हिरण्य जो है मौर्य काल में लिया जाने वाला नगद कर हुआ करता था। ठीक, अच्छा, गुप्त अभिलेखों में भूमि कर को उद्रंग कहा गया है। अभी प्रीवियस क्वेश्चन में ही मैंने बताया, है ना, गुप्त अभिलेखों में भूमि कर को उद्रंग कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरी शताब्दी में वारंगल प्रसिद्ध था किस चीज के लिए? तांबे के बर्तन के लिए, या फिर स्वर्ण आभूषणों के लिए, या फिर लोहे के यंत्र या फिर उपकरण के लिए, या फिर हाथी दांत के काम के लिए? तो तीसरी शताब्दी में वारंगल जो प्रसिद्ध था वो लोहे के यंत्रों एवं उपकरणों के लिए था, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तोरमाड़ किस जातीय दल का था? सिथियन था, हूण था, यूची था, या फिर शक था? तो क्या है कि जो तोरमाड़ था यह भारत पर दूसरा ऐसा हूण था कि जिसने आक्रमण किया था, ये उसका नेता था। ठीक है ना, मध्य भारत के जो एरण नामक स्थान से वाराह प्रतिमा पर खुदा हुआ इसका लेख देखने को मिलता है, जिससे यह पता चलता है कि धन्य विष्णु उसके शासन काल के प्रथम वर्ष में, है ना, उसका सामंत था। ठीक है ना, तो तोरमाड़ किससे संबंधित हुए? ये हूण से हुए, तो बी ऑप्शन इसका क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चीन तीर्थयात्री जिसने 6ठी शताब्दी में भारत दर्शन किया वो कौन था? युआन च्वांग, फाहियान,
सुंगयुन या फिर आइजिंग, है ना। तो 6ठी शताब्दी में भारत दर्शन किसने किया था? सुंगयुन ने किया था। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। और ये जो है 3 वर्ष तक की यात्रा में इन्होंने बौद्ध धर्म की कई प्रतिमाओं को इकट्ठा किया था, ठीक है ना। और ये कब आए थे? ये 518 ईस्वी में, है ना, 518 ईस्वी में भारत आए थे ये, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चीन यात्री सुंगयुन ने भारत की यात्रा की थी, कब की थी? 515 से लेकर के 520, 525 से 529, 545 से 552 या फिर 592 से 597। तो प्रीवियस क्वेश्चन में अभी मैंने इसके बारे में बताया था। तो जो चीनी यात्री सुंगयुन थे ये 518 से लेकर के, है ना, 521 तक, है ना, 518 से लेकर के 521 तक इन्होंने भारत की जो है यात्रा की थी। तो इसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 515 से 520 ईस्वी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों को ध्यान पूर्वक पढ़िए। पहला कथन, गुप्त सम्राट स्वयं के लिए दैवीय अधिकारों का दावा करते थे। दूसरा कथन, उनका प्रशासन नितांत केंद्रीकृत था। तीसरा, उन्होंने भूमि दान की परंपरा को विस्तारित किया। तो कौन सा इसमें सही है, हमें ये सेलेक्ट करना है। तो इसमें अगर देखेंगे तो पहला सही है और तीसरा सही है, दूसरा गलत है, ठीक है ना। तो इसमें हमारा क्या होगा? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पहला और तीसरा सही होगा, दूसरा गलत हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन में कथन दिए हुए, हमें ये चेक करना कि कौन सा कथन सही है। तो गुप्त काल के दौरान भारत में बलात् श्रम या विष्ट के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो इसे राज्य के लिए आय का एक स्रोत, जनता द्वारा दिए जाने वाला एक प्रकार का कर माना जाता था, या गुप्त साम्राज्य के मध्य प्रदेश तथा कठियावाड़ क्षेत्रों में पूर्णतः अविद्यमान था। बलात् श्रमिक साप्ताहिक मजदूरी का हकदार होता था। मजदूर के ज्येष्ठ पुत्र को बलात् श्रमिक के रूप में भेज दिया जाता था। तो इसमें से कौन सा सत्य होगा? तो इसमें से ए ऑप्शन हमारा एकदम करेक्ट होगा, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन था ये इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन था। इसके बाद सेकंड पार्ट आएगा। सेकंड पार्ट में भी 66 क्वेश्चन का कलेक्शन आपको देखने को मिलेगा। वो भी सारे क्वेश्चन जो है गुप्त एवं गुप्तोत्तर काल से संबंधित होंगे, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक करें, है ना, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए स्टडी पॉइंट 7 के साथ। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में सेकंड पार्ट गुप्त एवं गुप्तोत्तर काल के साथ। धन्यवाद।